हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये टीसीएस से है। काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट मिले कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं टीसीएस के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँ। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में टीसीएस के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियो से लेकर के आता रहता हूँ। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में आप सीखना चाहते हैं और इसमें अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे टीसीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपको टैक्स को कलेक्ट करना है। अगर हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जाने, इससे पहले हम लोग टीडीएस के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। टीडीएस के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या बोलता है? डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सोर्स के ऊपर ही आपको टीडीएस यानी कि टैक्स को काट लेना है, राइट। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। ये क्या बोलता है कि सोर्स पे ही आपको टैक्स को जोड़ लेना है। टीडीएस का मामला कैसा होता था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मान के चलो कि हमने कोई सर्विस लिया, जो कि इसमें गुड्स पर भी टीडीएस आपका लागू होता है, राइट। हमने कोई गुड्स ले लिया, ठीक है ना। सपोज कि 100 रुपये का हमने कोई सर्विस या गुड्स को हमने बाय किया। अब अगर इसके ऊपर टीडीएस 10% अगर लागू होता है तो हम क्या करते हैं? 10% का टीडीएस हम लोग इस पे डिडक्ट कर लेते हैं, राइट। और सामने वाले पार्टी को जो कि बैलेंस फिगर बचा, हम उसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो 10 रुपया जो है, ये हम लोग कहाँ पेमेंट करते हैं? गवर्नमेंट को, राइट। तो टीडीएस का मामला बहुत ही सिंपल है। हाँ भाई, सोर्स के ऊपर, यानी पेमेंट करने से पहले ही हमें टैक्स को काट लेना है और जो भी इसका ड्यू डेट है उससे पहले या उसी दिन हमें सरकारी खजाने में जमा कर देना है, राइट। तो ये काटने की बात करता है। समझ में बात आई? अब जस्ट इसका उल्टा, जैसे कि मैंने कहा कि टीसीएस क्या बोलता है कि सोर्स के ऊपर ही आपको टैक्स को जोड़ लेना है, यानी जिसके के ऊपर आपका टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अभी मैं आपको सारा सेलर के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन परचेजर है, इसमें कौन कौन से ऐसे गुड्स आते हैं जिसके के ऊपर आपका टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो वो जो पार्टिकुलर गुड्स है जिसके ऊपर टीसीएस लागू होता है, जब वो सेलर उसे सेल करेगा तो जो भी इसका अमाउंट है यानी कि गुड्स का, वो तो लेगा ही, प्लस उसमें जीएसटी को ऐड करेगा, प्लस उसके ऊपर जो भी जिस गुड्स के ऊपर टीसीएस का रेट लागू होता है वो टीसीएस जोड़ेगा। तो इसका क्या माने? जब वो बिल करेगा तो उसके ऊपर वह टीसीएस को जोड़ लेगा। तो राइट, तो वही आपका कहता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी जो माल बेचेंगे या बिलिंग करेंगे तो बिल करते ही समय हमें उस पर क्या करना? टीसीएस को जोड़ लेना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ये टीसीएस के बारे में, तो इसका भाई कौन सा एक्ट है और इसका सेक्शन क्या है? ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सेक्शन होता है वो 206C होता है। जिस तरीके से हम लोग जीएसटी के ऊपर काम करते हैं, राइट, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है ना, उसमें भी कंपोजिशन है, रेगुलर है। अब जैसे कि हम लोग टीडीएस के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए 10 नंबर है। तो अगर आप टीसीएस के ऊपर काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्या चीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? 10 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे क्या पता चला कि अगर आपके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल है, टीडीएस पे अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीडीएस के लिए अलग से 10 नंबर लेना है और आपको टीसीएस के लिए अलग से 10 नंबर लेना है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक नंबर ले लेंगे, उसमें आपका टीडीएस का भी काम हो जाएगा और टीसीएस का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर लेना होगा। जिस तरीके से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरीके से 10 के लिए भी अप्लाई होता है। तो जैसे ही आपके पास ये जो नंबर अलॉट होके आएगा, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा।
टोटल डिजिट आपका कितने का होगा, 10 डिजिट का होगा। 4 जो होगा वो आपका अल्फ़ाबेट का लेटर होगा, उसके बाद जो 5 होगा वो आपका नंबर से होगा, और लास्ट जो होगा वो आपका अल्फ़ाबेट का लेटर होगा। तो टोटल आप जब काउंट करेंगे तो ये आपका 10 डिजिट का ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें सेलर कौन कौन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ए सेलर अंडर टीसीएस, कौन कौन से सेलर को टीसीएस के अंडर में रखा गया है। तो अंडर टीसीएस मैकेनिज्म ए सेलर इज डिफाइन एज एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से कोई भी एक सेलर हो सकता है। अगर हम पहले हम बात करें तो सबसे पहला नंबर किसका आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा कौन आता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा आपका कौन आता है, लोकल अथॉरिटी। और उसके बाद चौथा आपका कौन आता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी, राइट। उसके बाद आपका पांचवा कौन आता है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि कंपनीज का जो एक्ट होता है उसके मुताबिक इस्टेब्लिश हुई है, राइट। इसके अलावा और कौन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। इसके अलावा और कौन हो सकता है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। और कौन है आपका लास्ट है, एनी पर्सन और HUF हु इज सब्जेक्ट टू एन ऑडिटेड ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर ए पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या HUF है जिसका के बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑडिट में जा रहा है, राइट। तो इससे क्या पता चला कि भाई जितने भी इस तरह की कंपनी है, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या जो कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपने ITR को फाइल करती है, उसको छोड़ करके अगर कोई इंडिविजुअल भी है, अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो उसके ऊपर भी यह TCS लागू हो जाएगा। अगर वो ये जो लिस्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो उसका ट्रेड करता है, अगर वो उसका व्यापार करता है, तो ऐसे लोगों के लिए TCS एप्लीकेबल है। जब वो उस गुड्स को सेल करेगा तो वो TCS कलेक्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं बायर्स का। अब इसमें कौन कौन सा बायर हो सकता है, बहुत ही सिंपल से इसका रिप्लाई है, ए बायर इज ए क्लासिफाइड एज ए पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और द राइट टू रिसीव गुड्स इन एनी सेल, ऑक्शन, टेंडर और एनी अदर मोड। बायर एक ऐसा हो सकता है कि जो कि वो परचेज तो करेगा, ठीक है, गुड्स को वो क्या करेगा, वो परचेज तो करेगा, उसका जो इंटेंशन होगा उसे रीसेल करना हो सकता है, या फिर उसे नीलाम करने के लिए वो ले सकता है, या फिर वो टेंडर के पर्पस से भी वो ले सकता है, राइट। तो बायर ऐसा भी हो सकता है। तो अंडर TCS से इस तरह के बायर को क्लासिफाइड किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर TCS, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से गुड्स को इंक्लूड किया गया है। देखिए सबसे पहला आपका क्या होता है, लिकर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, राइट। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो कि इस तरह के गुड्स का वो क्या करता है, ट्रेड करता है, परचेस करता है और वो उसे रीसेल करता है, तो उसके ऊपर वो कितना वो परसेंट वो TCS को कलेक्ट करेगा, 1%। और बाकी इसका जो सेक्शन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 206C, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपका चालान का कोड दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप TCS को आप कलेक्ट करते हैं तो वो पैसा किसका है भाई, व्यापारी का तो नहीं है ना, वो पैसा गवर्नमेंट का पैसा है। तो इसका माने आप उसका पेमेंट तो करोगे, जब आप उसका पेमेंट करोगे चालान बना करके, तो वहां पर आपका इसका जो कोड आपको लेना होगा 6CA। चलिए उसके बाद आपका जो दूसरा आता है, टिम्बर अंडर ए फॉरेस्ट लीज। अगर इस तरह का कोई व्यापारी अगर है तो वो TCS का कितना परसेंट वो कलेक्ट करेगा, 2.5%। और इसका कोड क्या होगा चालान का, 6CB। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए थर्ड देखते क्या है, तेंदु लीव्स, इसके ऊपर आपका कितना लागू होता है, 5%, राइट। और बाकी इसका चालान का कोड क्या बोलता है, 6CI। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका होता है स्क्रैप, और स्क्रैप के ऊपर आपका 1% का TCS से लागू होता है। जैसे हम लोग TCS को कलेक्ट करेंगे, चालान बनाएंगे, तो इसका कोड क्या लेंगे, 6CE लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपका मिनरल्स लाइक लिग्नाइट, कोल एंड आयरन ओर, ठीक है ना, इसके ऊपर आपका कितना होता है, 1% का
TCS आपका लागू होता है और इसका जो चालान का कोड होगा 6CJ होगा। बुलियन दैट एक्सीड्स ओवर 2 lakhs, अगर 2 लाख से ऊपर अगर बुलियन का बिलिंग अगर एक्सीड करता है तो उसके ऊपर आपका 1% का TCS लागू होगा। और ज्वेलरी का जो कि आपका जो बिलिंग होगा, जो सेल होगा, अगर उसका वो 5 लाख से ऊपर का वैल्यू अगर एक्सीड करता है तो उसके ऊपर 1% का TCS लागू हो जाएगा। और उसका जो कोड होगा, यानी कि जब हम TCS को कलेक्ट करके जब जमा करेंगे, कौन सा कोड लेंगे? 6CK। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बोलता है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 lakhs। आप अगर 10 लाख से ज़्यादा का मोटर व्हीकल परचेज करते हो तो जो भी ऑटोमोबाइल का जो सेलर है वो जो बिलिंग करेगा ना, उसका जो भी मोटर व्हीकल का जो वैल्यू होगा प्लस उसके ऊपर जो GST होगा, वो दोनों को जोड़ करके उसके ऊपर वो आपसे 1% का TCS भी वो कलेक्ट करेगा। और अगर आप सेलर हैं तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर TCS को कलेक्ट करना है। कंडीशन अप्लाई क्या है कि मोटर व्हीकल का जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। और इस तरीके से इसका जो चालान जो बनेगा, ठीक है ना, पेमेंट का, तो इसका कोड आपको क्या लेना है? 6CL। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है? पार्किंग है, राइट। आपको पता है कि आपका जो पार्किंग के लिए भी हमें पैसे देने होते हैं ना, हाँ जी, देने होते हैं। तो उसके ऊपर भी आपका 2% का TCS एप्लीकेबल होता है। तो इसका जो चालान जो बनेगा उसमें जो कोड लेंगे वो आपका 6CF लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टोल प्लाजा। आपको पता है कि टोल प्लाजा आपके कहाँ पे लगता है, राइट। तो इसके ऊपर भी आपका TCS लागू होता है। तो कितना % होता है भाई? 2% होता है, ठीक है ना। और इसका जो कोड क्या होगा? 6CG होगा। जब भी आप चालान बनाओगे तो ये वाला आप कोड इसमें सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है? माइनिंग एंड क्वायरिंग। इस पर आपका 2% का TCS लागू होता है, राइट। और इसका जो चालान का जो कोड होगा वो 6CH होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसके ऊपर आपका यह TCS लागू नहीं होता है। TCS नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग बायर्स। तो इसमें सबसे पहला क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर आपका TCS लागू नहीं होगा। यानी वो जो सेलर जो होगा ना, इन्हें गुड्स तो वो सेल करेगा, लेकिन जब इस तरह का जब कोई बायर होगा तो सेलर वो TCS को कलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र की सरकार के ऊपर, राइट। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी TCS लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है? एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, इसके ऊपर भी आपका TCS लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है? कॉन्सुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन नेशन, इस तरह का जब नेचर का जब होगा तो इसके ऊपर भी आपका TCS लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या आता है? क्लब सच एज स्पोर्ट्स क्लब्स एंड सोशल क्लब्स। बहुत सारे आप देखोगे कि आपके लोकल एरिया में भी आपके बहुत सारे क्लब होते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं और आपके सोशल क्लब भी होते हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी आपका क्या होगा ना? TCS लागू नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि आप TCS को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर आप सेलर हो, अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताया, इस तरह का आप अगर कोई भी बिलिंग करते हो, राइट। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ तेंदू लीव्स का, राइट। अब मान के चलो कि मैं तेंदू लिव्स का ही सेलर हूँ, मैंने 1 लाख रुपये का मैं बिलिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो भी GST लगता है 18% का GST इस पे चार्ज किया जाता है, राइट। अब अगर लोकल अगर होगा तो SGST CGST 9% आपका बढ़ जाएगा, वो आपको पता है, राइट। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट वाला सेल अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर डायरेक्टली IGST को चार्ज करेंगे 18%। तो चलो इन शॉर्ट हम जो GST जो चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे? 18%। 1 लाख का कितना हो जाएगा भाई? 18,000 रुपया होगा, राइट। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1,18,000 रुपया होता है। और आपको पता है कि TCS हमेशा टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST को जोड़ करके जो फिगर निकलता है, जिसको हम बोल सकते हैं असेसेबल वैल्यू, उसके ऊपर आपका TCS ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तेंदू लिव्स के ऊपर जो TCS का जो रेट है वो कितना? 5% है। तो हम जब इसे बिल जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? TCS का 5% हम इसके ऊपर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 1,18,000 का 5% तो कितना हो जाएगा? 5,900 रुपया
या जब हम 1,18,000 प्लस 5900 को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारा बिल वैल्यू हो जाएगा वो 1,23,900 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, टीसीएस को कैलकुलेट करना है। अभी तक बात हो रही थी कि हाँ भाई कौन सा बायर है, कौन सा सेलर है और कौन कौन सा गुड्स है, आइटम है और उसके ऊपर कितना आपका टीसीएस लागू होता है, राइट। तो हमने बिलिंग तो कर दिया। अब ये बताइए ये जीएसटी किसका पैसा है? आप कहोगे गवर्नमेंट का पैसा है, राइट है। जब हमने सेल किया तो ठीक है भाई, हम क्या करेंगे GSTR1 का रिटर्न फाइल करेंगे। किसके लिए भाई? सेल के लिए। क्लियर है ना। और आपका ये जो आपका दिया हुआ है TCS 5%, तो ये भी तो गवर्नमेंट का पैसा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना कि चालान को क्रिएट करके इसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये काम करेगा आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट और ये आपका काम करेगा अंडर GST। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं TCS एग्जम्पशंस। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा कंडीशन है कि इसमें आपका TCS का एग्जेम्प्टेड है। TCS क्या है? वो एग्जेम्प्टेड है। तो जैसे कि आपका क्या होता है, व्हेन द एलिजिबल गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पहला कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा बायर है कि वो पर्सनल यूज के लिए वो इसे क्या करता है, वो परचेज करता है, तो इसके ऊपर भी TCS आपका लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है, द परचेसर बाइज द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दोज गुड्स। ये भी उसी बात को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हाँ भाई कोई परचेजर तो है, वो जो लिस्ट मैंने भी आपको बताया वो उसका गुड्स जो बाय तो करता है, लेकिन वो उसे क्या करेगा, तैयार तो करेगा, उससे वो माल तो तैयार करेगा, लेकिन उसका पर्पस व्यापार करना नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, पर्सनल कंजम्पशन ही हो गया। अगर इस नेचर का अगर कोई बायर आता है आपके पास, ठीक है ना, वो डिक्लेयर करेगा। वो इस तरीके से नहीं होता है कि कोई भी आएगा वो कह देगा कि हम इस नेचर के हैं, तो नहीं, उसके लिए एक पार्टिकुलर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में उसे डिक्लेयर करना होता है, राइट। तो इस तरह के ऊपर भी क्या होता है ना, TCS का एग्जम्पशन है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका जो हम लोग चालान जो बनाएंगे वो चालान आपका क्या होगा, चालान नंबर 281 होगा। जिस तरीके से हम लोग TDS का पेमेंट काट के उसका हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, राइट, और वो इनकम टैक्स के पोर्टल होता है ई-पे टैक्स के थ्रू। क्लियर है ना। इन द सेम वे जब TCS को आप लोग जब डिपॉजिट करोगे तो चालान नंबर आपको 281 ही लेना है, ठीक है ना। और इसका जो ड्यू डेट होता है वो आपका 7 तारीख होता है। जिस तरीके से TDS का होता है 7 तारीख, इन द सेम वे TCS का भी पेमेंट का 7 तारीख ही होता है। यानी अभी जैसे कि आपका जो भी महीना चल रहा है, जैसे कि आपका सितंबर है, अगर आपने सितंबर में TCS को कलेक्ट किया है तो अक्टूबर के 7 तारीख तक, ठीक है ना, चालान नंबर 281 के थ्रू आपका TCS का डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अब अगर आप ड्यू डेट के बाद TCS का पेमेंट करते हैं तो 1% का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, वो भी TCS अमाउंट के ऊपर। TCS अमाउंट का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपये का ही आपके ऊपर TCS की लायबिलिटी थी जो कि आपको पेमेंट करना था, आपने ड्यू डेट तक नहीं किया, आफ्टर ड्यू डेट आप पेमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका जो होगा ना 1%, ठीक है, इसका 1%, यानी कि आपका 100 रुपया या आपका चार्ज हो जाएगा। और ये पर मंथ के हिसाब से होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर मंथ। ये आपका पर एनम के हिसाब से नहीं होता, पर मंथ के हिसाब से होता है। तो इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, इसलिए ड्यू डेट से पहले आपको TCS का पेमेंट चालान नंबर 281 के थ्रू कर देना है। अब बात आती है TCS के रिटर्न की, तो ऑफ कोर्स इसका रिटर्न भी जाएगा और रिटर्न जो जाएगा वो आपका क्वार्टरली वे में जाएगा। जिस तरीके से TDS का रिटर्न जाता है क्वार्टरली वे में, इन द सेम वे TCS का रिटर्न भी क्वार्टरली वे में अपलोड किया जाता है, राइट। और इसका जो फॉर्म जो होता है 27EQ, आपको पता है कि TDS का क्या है, अगर सैलरी है तो 24Q है, नॉन सैलरी है तो 26Q है, राइट। और दोनों के साथ 27A एक फॉर्म उसमें क्या होता है, अटैच किया जाता है, राइट ना। तो यहाँ पर भी इसका फॉर्म है, जिस फॉर्म का नाम क्या है,
27EQ। अब बात करते हैं टीसीएस रिटर्न ड्यू डेट। देखिए यहाँ पर क्या पहला क्वार्टर आपका क्या आता है, अप्रैल टू जून। इसमें आपको 15 जुलाई तक रिटर्न आपको अपलोड कर देना है। बनाने तो दूर की बात है, अब जब पहले से बना लो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपका 15 तारीख के 12 बजे रात तक अपलोड हो जाना चाहिए। या तो खुद से इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड कर लो, अगर आप अपलोड करना नहीं जानते हो तो कार्वी या एनएसडीएल में जा करके फाइल को अपलोड करा लो। करेक्ट है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वार्टर जो होगा आपका जुलाई टू सितंबर होता है, 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। अक्टूबर टू दिसंबर होता है आपका थर्ड क्वार्टर, तो 15 जनवरी तक अपलोड हो जाना चाहिए। और जो फोर्थ क्वार्टर है यानी कि जनवरी टू मार्च, इसमें आपको देखिए 45 डेज का टाइम रहता है, यानी कि 15 मई सब में आप यहाँ पर देखोगे 15-15 दिन का है, लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपका अप्रैल आता पूरा महीना और मई का 15 दिन भी आ जाता है, राइट। तो इसमें आपका काफ़ी समय रहता है। ये तो बात हो रही थी ड्यू डेट की, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट भी आप रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। और इसका जो ड्यू डेट के बाद का जो पर डे का जो पेनल्टी होता है वो आपके स्क्रीन के सामने 200 रुपया पर डे के हिसाब से पर रिटर्न का आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम पर रिटर्न का कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। सपोज पर रिटर्न का 8000 रुपया अगर आपके ऊपर पेनल्टी अगर चार्ज किया जाता है तो मैक्सिमम कितना है, 5000, विच एवर इज लेस, यानी कि या तो 5000 लगेगा या फिर जो आपका जो कि लेट फाइन है जिसको हम लोग पेनल्टी कह रहे हैं, अगर 4000 होगा उस रिटर्न का तो 4000 रुपये लगेगा, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 5000 रुपये होगा। इसलिए ड्यू डेट से पहले आपको काम कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो क्या है भाई, टीसीएस का सर्टिफिकेट जिसका फॉर्म का जो नंबर है 27D, और ये आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जिस तरीके से हम लोग टीडीएस का रिटर्न अपलोड करते हैं तो आपको पता है कि आफ्टर 7 डेज आपका क्या होता है, ये ऑटोमेटिक आपका ये जनरेट हो जाता है, राइट। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। तो जैसे ही आपका ये टीसीएस का रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो ये आप टीडीएस ट्रेस से जा करके, सेम पोर्टल है, ऐसा नहीं कि टीडीएस का पोर्टल अलग है टीसीएस का पोर्टल अलग है, नहीं, दोनों का सेम पोर्टल है, राइट। एक ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपका टीडीएस का भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, और ये जो टीसीएस का जो सर्टिफिकेट है 27D ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सामने वाले को आप इशू कर सकते हैं, राइट। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, रिटर्न फाइलिंग का सारा काम अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।